ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग जो आईटीआई सेकेंड ईयर की हमारी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 15 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा उसका पीडीएफ आपको कहाँ डाउनलोड करना है तो उसके लिए वेबसाइट दी गई है www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले के जो भी पीडीएफ अपलोड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के अलावा अदर सब्जेक्ट के भी पीडीएफ इस वेबसाइट पर बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। आपको चेक करना होगा, जो भी सेक्शन है सब अलग अलग बनाए गए हैं, आप वहाँ पे चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है जो कि फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप उसे भी दे सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पार्ट 15 है इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह किसके लिए है तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो भी 2 वर्षीय ट्रेड है, जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड होती है 2 साल वाली, उनमें सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट कॉमन होता है। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, आपका आरएसी हो, एमएमवी हो, जो भी इस टाइप की ट्रेड है सब में कॉमन होता है। चलिए ठीक है, आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको इसके पहले की जो वीडियोज है सब देखना हो, जैसे भाई ये पार्ट 15 है, 14, 12, 13 पार्ट 1 से 10 तक जो भी वीडियो चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे और आपको सारी वीडियोज इकट्ठी मिल जाएगी। या फिर आप अपने यूट्यूब में चले जाइए, वहां पे होम वीडियोज होता है, बगल में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको ये सारी वीडियोज एक ही जगह इकट्ठी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 के पावर 3 बटे -3 के होल पावर 3 है, उसका मान हमें निकालना है। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या कह रहा है, 6 का क्यूब है अपान -3 का होल क्यूब है। ठीक है, हमें इस चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बताया था पहले के वीडियोज में कि 6 क्यूब का मतलब क्या हो गया, किसी भी अंक के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है वह ये बताती है कि इस संख्या का इतनी बार आपस में गुणा हुआ है। यहाँ पे घात इसका 3 है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 6 का आपस में 3 बार गुणा हुआ है, 6 गुणे 6 गुणे 6। अगर ये 2 होता तो 6 गुणे 6 2 बार लिखते, 4 होता तो 4 बार लिखते। मतलब ये संख्या बताती है कि इस संख्या का आपस में कितनी बार हमें गुणा करना है। बटे -3 के पावर 3 है, मतलब -3 का आपस में 3 बार गुणा करना है हमें, क्योंकि पावर 3 है तो -3 है तो -3 लिखेंगे, -3 गुणे -3। अब यहां ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर होता, मतलब जो घात है वह सम के रूप में होती, सम के रूप में मतलब 2 होती, 4 होती, 6 होती, तो इस केस में क्या होता कि जो माइनस है ना वो प्लस के रूप में हो जाता, माइनस खत्म हो जाता। कब, अगर इसकी घात सम के रूप में होता, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से होता। और अगर यही घात किस रूप में हो, विषम के रूप में, जैसे 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है, 7 है, 9 है, अगर इस टाइप से रहेगा तो हमेशा माइनस आएगा, माइनस खत्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। और अगर यही माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ये मैंने बताया था ना। तो यहां से देखिए, अगर मान लीजिए हम पहली वाली संख्या का देखते तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो माइनस का जब माइनस में गुणा होता तो हमारा मान क्या आता, प्लस आ जाता, प्लस आ जाता ना, 3 त्रिक के 9 प्लस 9 हो जाता। फिर आगे क्या बचा, गुणे -3 बचा। और फिर जब हम गुणा करते तो 9 त्रिक 27 होता, लेकिन जब ये माइनस का प्लस का जब माइनस में गुणा होता तो क्या होता, जब हम प्लस का माइनस में गुणा करते हैं तो हमें माइनस मिलता है, तो फिर दोबारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो -27 आ जाएगा। आ रही बात समझ में ना। पहली बार जब गुणा करेंगे 3 त्रिक के 9 तब तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अब +9 इंटू -3, अब जब फिर दोबारा गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यही चीज है कि अगर जो घात है वह सम के रूप में होती, 2, 4, 6, 8, तब प्लस आता, और विषम 3, 5, 7, 9 रहता तो ये माइनस ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझाया कि कैसे हो रहा है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, अब आसान है। अब यहाँ पे आपको मालूम हो गया कि आगे क्या माइनस ही आना है, माइनस खत्म नहीं होगा। बाकी इनको कट कर लीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8। चूंकि इसका माइनस खत्म नहीं हुआ, भाई 2 रहता तो खत्म हो जाता, 3 बार था तो माइनस आ जाएगा आगे, तो -8 हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना।
अगर सही से देखा जाए यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 और नीचे क्या हो जाता, सब कट गया था तो -1 बचता, तो 1 का मतलब कुछ है नहीं, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, -8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है x² - y² का मान क्या है यदि x + y = 9 और x - y = 4 है। हमें x² - y² का मान चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में बस हमें दिमाग लगाना होता है और सोचना होता है कि ऐसा हम क्या करें इनके साथ कि हमें ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए। किसी फार्मूले में सेट कर देते हैं, कभी कभी हम आपस में गुणा कर देते हैं, कभी कभी हम आपस में जोड़ भी देते हैं। मतलब यही बस हमें देखना कि कैसे हम इन्हें जोड़े घटाएं कि हमें ये चीज मिल जाए, x² - y²। देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, x + y = 9 दिया हुआ है और x - y = 4 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें x² - y² का मान चाहिए। अगर हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो x² - xy हो जाएगा, यहाँ +xy हो जाएगा और -y², दोनों कट जाएगा, ये x²। हाँ, गुणा करने पे काम बन जाएगा। मैंने बोला ना, आप ऐसे ही देख लोगे कि भाई गुणा करने पे काम बन रहा है या जोड़ने पे बन रहा है, इस एक अंदाजा लगाते हैं। तो गुणा करने पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काम बन रहा है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यह मान लीजिए कि आपका इक्वेशन 1 है और यह आपका इक्वेशन 2 है, दो समीकरण मान लीजिए। तो दोनों का आपस में गुणा करने पर, जब गुणा करते हैं ना तो दोनों पक्ष का एक साइड गुणा होता है। जैसे x + y है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो x + y × x - y = इधर वाले में जाएगा 9 था और इसमें क्या था, 4 था। आई बात समझ में, x - y का x + y में गुणा, मतलब इस साइड वाला इस साइड में और उस साइड वाला उस साइड में, दोनों का आपस में ऐसे गुणा कर लेते हैं। अब सॉल्व कीजिए। मैंने बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो पहले इसका करेंगे, x का x में करेंगे, फिर x का y में करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। x का x में करेंगे, क्या आएगा, x² हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या माइनस है और प्लस है, जब माइनस प्लस का गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है, माइनस हो जाएगा। और कितना होगा, xy हो जाएगा, -xy हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो अब प्लस लिख लेंगे, क्योंकि अब हम y वाला करने जा रहे थे, यहाँ प्लस था तो प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, y का x में करेंगे, फिर y का y में करेंगे, दोनों में करते हैं ना। इसका इन दोनों में गुणा कर लिया, अब इस वाली संख्या का भी बारी बारी से इन दोनों में गुणा करेंगे। जब y का x में करेंगे तो क्या आएगा, xy आएगा। फिर y का जब y में करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस आ जाएगा, और y का y में होगा तो y² हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 9 चौक को 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -xy है, यहाँ पे +xy है। भाई माइनस अगर मान लीजिए कोई चीज 5 है और +5 है तो दोनों क्या होंगे, घट के 0 हो जाएंगे, या कह लीजिए दोनों कट जाएंगे। 5 - 5 0 हो जाएगा ना, तो वही चीज यहाँ पे है, -xy +xy दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे, या कह लीजिए घट के 0 हो जाएंगे, खत्म हो गया। अब बचा क्या आपके पास, x² - y², यही तो बचा, बराबर 36। ऑप्शन देखिए, यही हमसे पूछा भी था, x² - y² का मान क्या होगा, और 36 ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x - y = 6, x + y = 8 तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर भी पहले लिख लीजिए, लिखने के बाद दिमाग लगाएंगे कि भाई करें क्या हम, ऐसा कि हमें मिल जाए। ठीक है, एक चीज, एक इक्वेशन हमें मिल गई। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + y = 8, दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमें किसका वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों में आपस में क्या किया जाए कि x की वैल्यू हमें मिल जाए, y खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि y यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो यह माइनस प्लस कट जाएगा और हमारे पास क्या x बचेगा, मतलब जोड़ने पे काम बन सकता है। चलिए देखते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ने पर x - y = 6, इसमें किसको जोड़ दें, उसको, x + y = 8, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम सीधे जोड़ लिया जाएगा। और अगर कभी ऐसे इक्वेशन को घटाना पड़ता है, जब घटाते हैं ना तब यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाता है, जो प्लस होता है उसे माइनस लिख लेते हैं, जो माइनस होता है उससे प्लस लिख लेते हैं। वैसे यहाँ भी प्लस था तो इसके आगे माइनस लग जाता। ऐसा कब होता, जब हमें घटाना होता। पॉजिटिव वाले में कुछ नहीं होता, सीधे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जोड़ना है तो कुछ नहीं करना, आप सीधे जोड़ दीजिए, x क्या हो जाएगा
2x हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस वाई है माइनस वाई है, भाई माइनस प्लस कट जाएगा ना, या कह लीजिए भाई -5 था अब +5 था, अब इन्हें आपस में घटाना है तो 0 हो जाएगा ना, तो ये काम खत्म हो गया। प्लस वाई माइनस वाई दोनों खत्म, बराबर 8 6 जोड़ना था ना, तो 8 6 14, ये आ गया हमारे पास 2x बराबर। अब आगे क्या होगा, तो देखिए भाई 2 का x में गुणा है, जब उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब गुणा होता है अगर पक्षांतर करते हैं बराबर के उस पर भेजते हैं तो भाग हो जाता है, अगर भाग है तो उधर भेजने पे गुणा हो जाता है। तो 2 का इसमें गुणा था तो उधर भेजेंगे भाग हो जाएगा। x = 14/2, 2 सते 14, तो x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² + b² इफ a + b = 9 एंड ab = 20 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी पहले लिखा जाए उसके बाद आगे सोचते हैं। सबसे पहला काम है आप क्वेश्चन को लिखो, लिखते लिखते दिमाग में कुछ न कुछ क्लियर हो जाएगा। a + b = 9 और दे रखा है हमें ab = 20। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना a + b और ab के रूप में, तब हमें फार्मूले का ही यूज करना पड़ेगा, उसी में सेट करना पड़ेगा। पूछा क्या है, a² + b² का मान क्या है। ठीक है, a² + b² का मान क्या है, आसान लग रहा है। तो कौन से में a² + b² मिलेगा, तो हमें एक फार्मूला याद आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, यही होता है ना। a + b का मान हमें पता है और ab का मान भी हमें पता है, दोनों का मान पता है, इसका भी मान पता है a + b का भी और ab का भी पता है, और निकालना कितना था a² + b², तो यहाँ से पता चल जाएगा। इसका मतलब इस फार्मूले से हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पे a + b का मान हम रख लेंगे कितना, a + b का मान यहाँ पे 9 दे रखा है तो 9 रख लिए, इसका होल स्क्वायर था तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। a² + b² + 2 इंटू ab का मान 20 दिया हुआ है, 20 रख लीजिए, अब सॉल्व हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, a² + b² वही रह जाएगा और 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a² + b² का हमें मान निकालना है, इधर 40 है प्लस में, इसको अब हम इस साइड भेजेंगे, संख्या को संख्या के साइड भेजेंगे, इधर प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो a² + b² बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर से इधर भेज देंगे तो 81 - 40 हो जाएगा। हो गया ना, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, a² + b² = 81 में से 40 जाएगा 41 बचेगा। भाई 40 40 80 होता है ना, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, a² + b² 41। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, प्लस में आया है ना, तो ऑप्शन सी सही होगा 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ab का मान क्या है, यदि a + b का होल स्क्वायर बराबर 36 और a - b का होल स्क्वायर = 24 दे रखा है, और हमें निकालना किसका मान है, ab का मान निकालना है। दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर = 36 और दिया हुआ है a - b का होल स्क्वायर = 24। ये दो चीज़ें दी हुई है। ठीक है, ठीक, अब हमें निकालना है इनका ab का मान निकालना है, किसका मान, ab का मान निकालना है, ab = क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हम इसे देखेंगे कि इसको सेट कैसे किया जाए, कि जिससे हमें ab भी मिल जाए और इस टाइप से आए ताकि हम इसकी वैल्यू रख सकें। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर का मान हमें पता है और a - b का होल स्क्वायर का भी मान हमें पता है, तो ऐसा कुछ करें कि इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख पाए, एक दूसरे को बराबर लिख पाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर, तो क्या ये चीज सही है, ये चीज सही है, कतई सही नहीं है। क्यों नहीं सही है भाई, क्योंकि किसी चीज को बराबर कब, जैसे मैं 4 = 4 लिख सकता हूं ना, या 2 = 2 लिख सकता हूं, ऐसा थोड़ा कि 4 के बराबर 3 लिख दूंगा। भाई 4 और 3 कहां बराबर, तो बराबर नहीं लिख सकते ना, जब दो चीजें बराबर होगी तभी तो बराबर लिखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने संख्या लिखा, ये जो फार्मूला लिखा, देखिए दोनों बराबर हैं, तो अभी ओपन करके देख लेते हैं, इसका मान क्या आएगा, a² + b² + 2ab, जबकि इसका मान क्या आएगा, a² +
बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab। तो भाई दोनों तो बराबर हुए नहीं, ये प्लस 2ab माइनस 2ab डिफरेंस आ रहा है। तो हम इस वाले या इस वाले दोनों में से किसी के साथ भी आप कर सकते हो। ऐसा काम किया जाए इस फार्मूले में कि जिससे दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। चलिए हम इसके साथ, आप किसी के भी साथ कर सकते हो, चाहे इधर कर लीजिए चाहे उधर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे माइनस 2ab है ना, अब मैं इसमें क्या ऐसा जोड़ या घटा दूं कि हुआ इसके बराबर हो जाए। तो अगर यहाँ पे हमें चाहिए प्लस 2ab इधर है ना, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस 2ab चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे प्लस 4ab लिख दूं, क्या लिख दूं, प्लस 4ab। अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था ना, अब ये माइनस 2ab है और ये प्लस 4ab है, मतलब 4ab में से जब ये 2ab कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2ab ही तो बचेगा। मैंने आपको बताया था जहां भी प्लस माइनस होता है तो घट जाते हैं, 2ab 4ab घट जाएगा, 2ab आएगा। अब कौन सा चिन्ह लिखे, तो मैंने बताया था जो बड़ा वाला होता है उसका चिन्ह लिखते हैं। तो 4ab बड़ा है और इसके साथ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। तो अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह इसके बराबर कब हुआ, यह वाला फार्मूला इसके बराबर कब हुआ है, जब हमने इसमें 4ab जोड़ दिया है। जब 4ab जोड़ रहा हूं तब यह इसके बराबर आ जा रहा है। मतलब अगर मैं इस फार्मूले में प्लस 4ab लिख दूं तब हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने ये चीज दिखाया कि क्यों 4ab लिखते हैं। अगर अब हम 4ab लिखेंगे, अभी इस इक्वेशन को आप ओपन करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि इधर है। मतलब ये दोनों, इन दोनों को अब हम बराबर कह सकते हैं कब, जब हम इसमें 4ab जोड़ दें। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। मतलब अभी हमारा फार्मूला बन गया कि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसमें रखिए वैल्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 है, होल स्क्वायर बराबर 36 है ना, पूरे के बराबर देते हैं यहाँ 36। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 24, तो यहाँ 24 प्लस 4ab। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो 4ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, घट जाएगा, घटा लीजिए, 4ab इज इक्वल टू 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, यहाँ 4 का ab में गुणा है, इस साइड भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, मतलब ab इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर गुणा इधर आएगा भाग, 12/4। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 आ जाएगा। मतलब ab का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन सी देखिए। ठीक है ना, ये चीज समझ में आया होगा जो मैंने बताया था। उससे हमने बराबर कैसे लिखा जाए, उसमें 4ab जोड़ा हमने तब वो बराबर हुआ, ऐसे डायरेक्ट बराबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान क्या है, यदि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 दे रखा है तो काफी आसान लग रहा। एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑलरेडी हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो सीधे हम x और y को वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। x की वैल्यू क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 रख के होल क्यूब प्लस 3y की वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, गुणा है। y की वैल्यू 2 है तो y का स्क्वायर था तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू x की वैल्यू 3 है और x का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। बस x की जगह हमने क्या किया, 3 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, फिर x की जगह 3 रख दिया, और जो जैसे दिया था 3 2 स्क्वायर वैसे लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, भाई 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27, प्लस यहाँ पे 3 गुणे 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, इंटू 3 का स्क्वायर 3 त्रिक के 9, 27। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख करके पहले 27 30 30 जोड़ दो फिर इसका गुणा करके बाद में करो, ऐसे नहीं होता। कभी भी इस टाइप में हम पहले क्या करते हैं, एक आपको याद होगा भागु जोग, भागु जोग मतलब कहीं भी जब हमारा भाग गुणा जोड़ घटाना इस टाइप की इक्वेशन मिलती है तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, भ से मतलब भाग। सबसे पहले हम भाग वाला काम निपटाते हैं। अगर उस संख्या में भाग का निशान है तो सबसे पहले भाग वाला काम निपटाएंगे। उसके बाद ग आ रहा है ना, ग से क्या होता है आपका, ग से हमारा होता है गुणा। ठीक है, तो उसके बाद गुणा वाला काम करेंगे। फिर उसके बाद ज आ रहा है, ज से क्या होता है जोड़, उसके बाद जोड़ वाला काम करेंगे। उसके बाद घ आ रहा है, घ से क्या होता है घटाना।
तो ये वर्ड हम याद रखते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, पहले जोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए पहले जोड़ से पहले क्या होना चाहिए, पहले गुणा होना चाहिए, इसीलिए मैं गुणा कर रहा हूँ सबका ना। पहले डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि यहाँ 27 + 3 30 जोड़ दूं, नहीं, पहले क्या किया जाता, पहले सभी संख्याओं को गुणा किया जाता। जब गुणा का काम खत्म हो जाएगा, उस इक्वेशन में कोई भी गुणा वाली चीज नहीं बचेगी, तब जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 27 हो गया प्लस 3 चौक को 12, 12 9 108, 108। अब देखिए अब गुणा वाला चीज नहीं बचा है, गुणा के बाद जोड़ते हैं। तो अब देखिए अगला काम जोड़ देंगे, 8 7 15 को 5 हासिल 1, ठीक है, 8 7 15 को 5 हासिल 1, 2 0 है, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 135, 135। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 135। नेक्स्ट चलेंगे, अगला है, ठीक है, अगला कह रहा है यदि योग 42 है तो 3 क्रमागत संख्याएं क्या है। दरअसल पूछना चाह रहा है व्हाट आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इफ देयर सम इज 42, कि 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी है जिनका योग 42 हो। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी होगी जिनका योग 42 है, जिनका योग 42 है। क्रमागत संख्या क्या होती है, मतलब क्रम से जो आए, जैसे 11 12 13 14 15 16, इस टाइप से। ऐसा नहीं है कि आप ले लो 2 फिर ले लो 4 फिर ले लो 3, तो क्रम से नहीं आई ना, 2 4 3 अलग हो गया। क्रम से कब कहलाएगी, क्रमागत संख्या तब कहलाएगी जब क्रम से आए, जैसे 2 3 4 ले लो आप, या फिर 8 9 10 ले लो आप, मतलब गैप नहीं करना, हमें क्रम से लेना है, तब वो क्रमागत संख्याएं होती है ना। अगर आगे पीछे कर देंगे, पहले हमने 4 ले लिया फिर बाद में 3 रख दिया, तो क्रम से नहीं है, वो क्रमागत संख्या नहीं है। तो ये क्रमागत संख्या है। तो वही बोल रहा है कि कौन सी हमारी 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग 42 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप सीधे ऑप्शन से सॉल्व करोगे। कैसे, देखिए 42 है ना, क्या है हमारे पास 42 है, लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ऐसा देखिए कौन सा संख्या है जिसको जोड़ने पर लास्ट वाला अंक 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6, लास्ट में 6 आएगा, जबकि हमें 2 चाहिए, हो ही नहीं सकता। 4 3 7 2 9, 3 2 5 4 9, जबकि हमें 2 चाहिए लास्ट में, ये भी नहीं होगा। 3 4 3 7 5 12, 12 में लास्ट में 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 है, मतलब इसको जोड़ने पे शायद काम बन जाए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ करके कंफर्म कर लेंगे कि इसको जोड़ने पे 42 आ रहा है, तो जोड़ लेते हैं। 13 14 15, 5 4 9 3 12 को 2 हासिल 1 1 2 3 4, और यह क्रमागत संख्याएं भी है, 13 14 15 क्रम से आ रही हैं, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है। ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर योग 42 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है। प्रत्यास्थ पदार्थ मतलब इलास्टिक मटेरियल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इलास्टिक मटेरियल होता क्या है। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल वह मटेरियल होते हैं, ठीक है, इलास्टिक रबर टाइप का, जैसे आपने देखा होगा ना आपके पैंट वगैरह में भी इलास्टिक लगती है, जिसकी मतलब इलास्टिक वाले में क्या फायदा होता है, आपकी कमर के साइज थोड़ा बढ़ भी जाए तो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, आपकी कमर साइज बढ़ेगा वो भी बढ़ जाएगा, फिर जैसे ही आप पैंट को उतारोगे फिर वो अपने वापस स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिक मटेरियल मतलब वही चीज है कि इलास्टिक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिस पर अगर हम बाहरी फोर्स लगाते हैं, उस पर हम टेंसाइल फोर्स तनाव फोर्स लगाते हैं, उसको खींचते हैं तो उसके लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। खींचने पर क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, फोर्स लगाने पर लंबाई में परिवर्तन होगा, पर जैसे ही फोर्स को हटाएंगे वो फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। जैसे आपने रबड़ देखा होगा, रबड़ जो नॉर्मल रबड़ होता है मिठाई के डब्बे वगैरह लगाया जाता है, उस रबड़ को कभी आप हाथ से खींचना, आप खींचोगे लंबाई बढ़ जाएगी। आपने उस पर तनाव फोर्स लगाया, तनाव मतलब खींचना, ठीक है, टेंसाइल फोर्स तनाव फोर्स खींचा आपने, जब आपने उससे फोर्स लगा के उससे खींचा तो रबड़ की लंबाई बढ़ गई, लेकिन जैसे ही आपने छोड़ा फिर वो अपने प्रारंभिक स्थिति में आ गया, वापस छोटा हो गया। तो इसका मतलब उस रबड़ में क्या है, इलास्टिसिटी का गुण है, वह रबड़ इलास्टिक मटेरियल है, वही इलास्टिक मटेरियल होता है ना, कि हमने जब उस पर फोर्स लगाया तो उसमें क्या हुआ, उसकी लंबाई बढ़ गई, पर फोर्स हटाते ही फिर वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, ये चीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा था इसमें से इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, नाम देखिए, आप नाम पढ़ के खुद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा रबड़ जैसा लग रहा है। नायलॉन देखिए, नायलॉन लग रहा है ना रबड़ जैसा, वही होगा हमारा नायलॉन। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नायलॉन हमारा इलास्टिक मटेरियल होता है। और भी कुछ इस टाइप के नाम है जो इलास्टिक मटेरियल में आते हैं, नायलॉन, नियोप्रीन होता है, क्या होता है, नियोप्रीन। ठीक है, यह भी हमारा क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है। ब्यूटाइल रबर होता है, नाम में ही रबर आ रहा है, लग रहा है कि भाई ब्यूटाइल रबर, ब्यूटाइल रबर।
यह भी क्या होता है हमारा इलास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है। नायलॉन हो, नियोप्रीन हो, ब्यूटाइल रबर हो, ये सब हमारे इलास्टिक मटेरियल, इनको ध्यान रखना। और ये जो तीनों नीचे दे रखा है पॉलीस्टाइरीन, सेलुलाइड और पॉलीकार्बोनेट, पॉलीस्टाइरीन, सेल्यूलाइड और पॉलीकार्बोनेट, ये तीनों जो है हमारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? थर्मो, इनको याद कर लीजिएगा ना, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। आई बात समझ में? नायलॉन, नियोप्रीन, ब्यूटाइल रबर, ये हमारे इलास्टिक मटेरियल होते हैं। बाकी ये जो तीनों नीचे के हैं पॉलीस्टीरीन, सेल्यूलाइड, पॉलीकार्बोनेट, ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा ना। उसके बाद इलास्टिक मटेरियल में एक चीज और आता है कि इलास्टिक मटेरियल जो है उन्हें, मतलब जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी का गुण होता है, उन्हें उनके ओरिजिनल लेंथ से कितना गुना तक स्ट्रेच किया जा सकता है। स्ट्रेच का मतलब खींचा जा सकता है। हमने बताया ना कि हम क्या करते हैं, इलास्टिक मटेरियल को, जो प्रत्यास्थ पदार्थ होते हैं जैसे कि रबर ले लीजिए, उसको जब हम खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, बट जैसे ही फोर्स हटाते हैं फिर प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। अगर ऐसा गुण उसके अंदर है तो इलास्टिक मटेरियल है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हम उसके लंबाई का, जैसे मान लीजिए रबर की ओरिजिनल लेंथ क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। यह क्या है हमारे पास? रबर है, इलास्टिक मटेरियल है, इसकी लेंथ है हमारे पास 1 मीटर। तो हम, यह इसकी क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ होगी ना, 1 मीटर है उसका। यह क्या है? इसका ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। अब हम इसको खींचेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, 1 मीटर से ज्यादा हो जाएगी, 1.5-2 मीटर हो जाएगी। फिर जैसे ही फोर्स हटाएंगे फिर अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी, मतलब फिर 1 मीटर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसको हम इसके ओरिजिनल लेंथ का कितना परसेंट तक खींच सकते हैं, कितना परसेंट तक खींचा जा सकता है। तो किसी भी इलास्टिक मटेरियल को, या कह लीजिए जिसको हम उसके ओरिजिनल लेंथ का 300% तक स्ट्रेच कर सके, कितना? 300% तक स्ट्रेच किया जा सके, खींचा जा सके, वह ही इलास्टिक मटेरियल कहलाता है। आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो कि वह मटेरियल जिसको उसके ओरिजिनल लेंथ का 300% तक स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, वह क्या कहलाता है? इलास्टिक मटेरियल कहलाता है। मतलब इलास्टिक मटेरियल को हम 300% तक खींच सकते हैं, उसके ओरिजिनल लेंथ का 300% तक खींचा जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्मोप्लास्टिक सामग्री कौन सी है? देखिए थर्मोप्लास्टिक आया ना, अभी मैंने आपको बताया था। नायलॉन तो आप लोग जानते ही होंगे, अभी मैंने बताया नायलॉन क्या होता है। नायलॉन आपका इलास्टिक मटेरियल है। नियोप्रीन भी मैंने बताया इलास्टिक मटेरियल है। ब्यूटाइल रबर भी मैंने बताया इलास्टिक मटेरियल है। तो बचा क्या? विनाइल पॉलीमर। भाई ये तीन तो क्या थे हमारे? इलास्टिक मटेरियल थे। तो ये जो विनाइल पॉलीमर है ना, यही हमारा क्या है? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है विनाइल पॉलीमर। और भी आपने पीछे वाले में देखा था ना, पॉलीकार्बोनेट था, पॉलीकार्बोनेट, इन सबको याद कर लेना आप ना। सेल्यूलाइड था, यहाँ ई रहेगा आपका, सेल्यूलाइड, ठीक है। पॉलीस्टीरीन था, पॉलीस्टीरीन, ठीक है। तो ये चारों जो विनाइल पॉलीमर, पॉलीकार्बोनेट, सेल्यूलॉइड, पॉलीस्टीरीन, और भी होते हैं, पर ये जो मेन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चारों जो मैंने यहाँ पे लिखा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, ये चारों क्या है आपके? ये चारों हैं थर्मोप्लास्टिक सामग्री। और जो ऊपर के ये तीनों हैं, ये तीनों क्या हैं आपके? तो यही तीनों हैं हमारे इलास्टिक मटेरियल। यह है हमारे इलास्टिक मटेरियल जिन्हें 300% तक स्ट्रेच किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगा। थर्मोप्लास्टिक एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। दो चीजें होती हैं यहाँ पे प्लास्टिक वाले में ना, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये तो थर्मोप्लास्टिक की बात कर रहा था, एक और होता है, क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और प्लास्टिक में क्या, सॉरी थर्मोप्लास्टिक में क्या फर्क है? थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है। रिसाइकिल मतलब उसको दोबारा पिघला करके, मतलब थर्मोप्लास्टिक कोई मटेरियल ऐसा है जो थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक है, वो कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक है। तो उसको हम दोबारा पिघला करके उसको किसी और शेप में भी ढाल सकते हैं। मतलब थर्मोप्लास्टिक को हम गर्म और ठंडा करके, थर्मोप्लास्टिक को गर्म और ठंडा करके इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल दोनों विधि से, गर्म करके भी, ठंडा करके भी इस थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है। या कह लीजिए इसके स्ट्रक्चर मतलब संरचना, और विस्कोसिटी मतलब श्यानता,
विस्कोसिटी, दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के पहली बात तो ये कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को रिसाइकिल किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। यही दोनों मेन डिफरेंस है। इसको थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेट हो गया, जब वो एक बार सेट हो गया, ऐसे मतलब याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। पहले मैं भी इनमें कंफ्यूज रहता था, तो मैंने ऐसे ही याद किया था कि भाई थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो कौन सा रिसाइकिल होगा कौन सा नहीं होगा। तो मैंने ऐसे याद किया कि थर्मोप्लास्टिक है रिसाइकिल हो सकता है, सेटिंग का मतलब थर्मोसेट हो गया है एक बार, जब एक बार उसकी सेटिंग हो गई तब वो दोबारा रिसाइकिल नहीं होगा। ठीक है, और बाकी मैंने बताया कि इसके स्ट्रक्चर और इसको सिटी में परिवर्तन कर सकते हैं, इसे गर्म ठंडा कर करके। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जैसे आपने देखा होगा जो टीवी के कवर होते हैं, पहले वाली जो टीवी आती थी ना, तो उसकी जो बॉडी की जो कवर होता था, या फिर जो हमारे इस टाइप के स्टेबलाइजर वगैरह टाइप के होते हैं, हाँ रेडियो, ठीक है, रेडियो होता है आपका, या फिर टीवी के कवर होते हैं। आपका भी देखना जो कबाड़ वाले आते हैं ना, उन्हें अगर आप टीवी का जो कवर होता है उसको दोगे या रेडियो के प्लास्टिक को दोगे तो वो नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उसको हम दोबारा पिघला करके यूज नहीं कर सकते, ये रिसाइकिल नहीं होता, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। नॉर्मल प्लास्टिक होती है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, तो उसको ले लिया जाता है, उसको बिक जाता है, कबाड़ वाले ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया कि क्या क्या होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया आपका, और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस था। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, ये अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर होता है, इसके अंतर्गत अगर पूछा जाए तो अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत, अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर। अगला कह रहा है प्रत्यास्थ पदार्थ के लिए इसकी मूल लंबाई के खिंचाव का अधिकतम प्रतिशत कितना स्वीकार्य है। देखिए वही पूछ रहा है कि अगर कोई इलास्टिक मटेरियल है तो उसकी ओरिजिनल लेंथ का उससे कितना परसेंट तक खींच सकते हैं उसकी लंबाई को। मैंने आपको बताया था कि 300% तक स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। कितना? 300% तक। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा इधर लेंदी हो गया होगा, क्योंकि देखिए यार आप क्वेश्चन रटोगे ना तो भूल जाओगे, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि उसके कॉन्सेप्ट को आपको बताऊं। कई लोग कई बार मुझसे बोलते भी कि सर थोड़ा जल्दी करवाइए, तो मैं उनसे वही रिक्वेस्ट करूंगा यार कि जिनको ABCD करना है वो लोग PDF डाउनलोड करके अपना कर सकते हैं। मेरा बस यही कोशिश रहता है कि यार अगर मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो आपको समझ में आए, ना कि आप रटो। ठीक है, आगे आप यार वैकेंसी वगैरह क्या नाम है सतीश सर, कौन सी वैकेंसी है? नहीं, जिसमें व्हाट्सएप कैलकुलेशन का पूछता है क्वेश्चन, बोरिंग टेक्नीशियन, उसमें आप देखेंगे सारा यही व्हाट्सएप कैलकुलेशन का ही पूरा आपका सिलेबस है। बोरिंग टेक्नीशियन टेक्निकल है ही नहीं, यही चीजें हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ यार कि आप कोई चीज पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो ना, ITI पास मत करो, उसके आगे भी तो आपके काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।